किसका घर है? ये घर बेनी माधव सिंह का है। किसी मौजा गौरीपुर के जमींदार और नंबरदार है। कहते हैं इनके दरवाजे पर हाथी झूला करता था, मगर आज एक बूढ़ी भैंस है जिसके शरीर पर गोश्त तो नहीं मगर दूध खूब देती है। बेनी माधव सिंह की आधी से ज्यादा जायदाद वकीलों के नाम चढ़ गई। अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से ज्यादा नहीं है। आइए बैठिए। अच्छा, ठाकुर साहब के बच्चे कितने हैं? ठाकुर साहब के 2 बेटे हैं। बड़े वाले का नाम श्रीकंठ, जो बड़ी मेहनत से बीए पास किया है। अब वो एक दफ्तर में नौकर है। छोटे वाले का नाम लाल बिहारी सिंह, जो रोज भैंस का 2 सेर दूध पी जाता है। भैया, शुक्रिया। धन्यवाद। मुझे खाने पीने का कोई खास शौक नहीं। फुर्सत के समय में मैं आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में मालूमात जमा करता हूँ। कलकत्ता और लाहौर के वैद्यों से मेरी खतो खिताबत होती रहती है। हालांकि इन्होंने अंग्रेजी में तालीम हासिल की है, मगर अंग्रेजी के खिलाफ है। इसी की वजह से तो गांव में बड़ी इज्जत है इनकी। दशहरे के दिनों में बड़े जोश के साथ रामलीला में शिरकत करते हैं और खुद भी कोई ना कोई रूप धरते हैं। इन्हीं वजह से तो गौरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ है। मैं पुराने रस्मों रिवाज को मानता हूँ। पूरे परिवार को एक साथ एक घर के भीतर एक छत के नीचे रहना चाहिए और इसका अनुसरण भी करता हूँ। आजकल की औरतें अपने सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए वो सब मुझे अपना दुश्मन समझती हैं। 5 शरीफजादियां मेरे खिलाफ हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी आनंदी भी मेरे खिलाफ है। रहना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि आए दिन की तकरार से अगर जिंदगी कड़वी हो जाए तो बेहतर है अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अच्छा भाई, ये बताइए कि ये आनंदी किस खानदान की है? भाई आनंदी बड़े ऊंचे खानदान की है। आनंदी के पिताजी एक छोटी सी रियासत के तालुकदार हैं। आलीशान महल, हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फटन, शिकारी कुत्ते, सब कुछ था उनके घर में। क्या बात है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम गोप सिंह था। गोप सिंह जी। अच्छा, और उनकी औलादें कितनी हुई? उनकी औलादें 7 लड़कियां हुई है और 7 की शादी ठीक ठाक घरों में हुई। लेकिन जब मैं इस घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही था। जिन दिलचस्पियों की मैं बचपन से आदी थी, उनका यहाँ वजूद भी ना था। हाथी घोड़े तो बस ख्वाब थे। जो रेशमी स्लीपर मैं अपने साथ लाई थी, उसे संदूक से निकालना भी नसीब ना हुआ। मैं सुबह शाम अपने बाग की सैर करती थी, मगर यहाँ बाग तो क्या, ठीक से एक खिड़की भी ना थी। लेकिन मैंने खुद को इस माहौल में ढाल लिया था। भाई, ऐसी औरतों का निवाह तो आजकल बड़ी मुश्किल से होता होगा, हैं? और झगड़े भी रोज होते होंगे। पहला झगड़ा उस वक्त हुआ जब आनंदी के देवर ने 2 मुर्गियां लाई और कहा, भाभी गोश्त पका देना, मैं बाजार जाकर आता हूँ। जी भैया। जब आनंदी खाना बनाने बैठी तो डिब्बे में से पाव भर घी था। भाई बड़े घर की बेटी है, सारा घी उसने गोश्त में डाल दिया। जब रात में लाल बिहारी सिंह खाने पर बैठे तो सब्जी में घी नहीं था। उन्होंने कहा, दीजिए। भाभी, सब्जी में घी क्यों नहीं है? ये सब गोश्त में पड़ गया। सारा गोश्त में डाल दिया। परसों ही तो आया था। पाव भर घी था, वो सब मैंने गोश्त में डाल दिया। पाव भर घी गोश्त में डाल दिया। लगता है आपके मायके में घी की नदियां बहती है। हाथी मरा भी तो 1.25 लाख होता है। इतना घी तो हमारे नाई का हार खा जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। जी में आता है तालू से तुम्हारी जुबान खींच लूं। अगर वो यहाँ होते तो तुम्हारी इस बदतमीजी का मजा चखाते। जिनके दम पर उछल रही हो ना, उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी।
आनंदी ने चप्पल हाथ से रोकी। सर बच गया मगर उंगली पर चोट आ गई। श्रीकंठ हर शनिवार को घर आते और ये वाकया जुमेरात का था। आनंदी ने 2 दिन से ना कुछ खाया ना पिया था और जब श्रीकंठ जब शनिवार को घर आए तो बैनी माधव सिंह और लाल बिहारी सिंह ने उन्हें घेरा। भैया अपने घर में समझा दीजिएगा, वरना किसी दिन खून खराबा हो जाएगा। बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। अरे बड़े घर की बेटी होगी तो हुआ करे, हम भी कोई कुर्मिक कहार नहीं है। बात क्या हुई छोटे? कुछ नहीं, बस यूं ही अपने आप ही उलझ पड़ी। अपने मायके के सामने हम सबको कुछ समझती ही नहीं है। नाराज ना हो लाला, मैं उससे बात करूंगा। लाला पानी। मिजाज तो अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। ये तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? जिसने तुमसे ये आग लगाई है ना, उसे पाऊं तो उसका मुंह जुलस दूं। अरे इस तरह तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो, हुआ क्या? क्या कहूं, किस्मत की खूबी है, वरना एक गवार लौंडा जिसे चपरासीगिरी करने की भी तमीज नहीं, वो मुझे चप्पल से मार कर ही अकड़ता ना फिरता, बोटियां नोचवा लेती उसकी। ऊपर से तुम पूछते हो घर में तूफान क्यों मचा रखा है। जिसे देखो वो पहेलियां बुझा रहा है। आनंदी मैं घर पे था नहीं, मुझे मालूम नहीं हुआ क्या है, कुछ बात तो कहो। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे गोश्त पकाने को कहा, पाव भर घी था, वो सब मैंने गोश्त में डाल दिया। रात को खाना खाने बैठा तो कहने लगा सब्जी में घी क्यों नहीं है। बस इतनी सी बात पर मेरे मायके वालों को भला बुरा कहने लगा और वो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने भी उसे कह दिया इतना घी तो हमारे यहाँ नाई कहर खा जाते और किसी को पता तक नहीं चलता। बस उतनी सी बात पर सालिम ने मुझे चप्पल फेंक कर मारा। अगर मैं हाथ से ना रोकती तो मेरा सर फट जाता। पूछो अपने लाडले भाई से, जो मैं कुछ कह रही हूँ वो सच है या नहीं। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक आ गई। ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी तुम रो नहीं। आनंदी मैं सुबह होते ही दादा से बात करूंगा। तुम बिल्कुल ना रो। मैं दादा से बात करूंगा। दादा, बेटा, तुम आओ, बैठो। दादा, अब मेरा इस घर में निवाह ना होगा। लेकिन श्रीकंठ तो इन सब बातों के खिलाफ थे और ज्वाइंट फैमिली को सपोर्ट भी करते थे। हाँ भाई, और फिर भी वो अपना परिवार खुद ही तोड़ने अपने पिता के पास पहुंच गए। जब उनका कोई दोस्त इस तरह की बातें करता तो वो उनका मजाक उड़ाते और कहते तुम लोग बीवियों के गुलाम हो। उनकी खूब में तारीफ करने के बदले खुद उनके काबू में हो जाते हो। हाजी साहब, नसीहत करने वाले की जबान भी उस वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर होता है। बेटे की बात सुन के बैनी माधव सिंह घबरा गए। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? वो इसलिए दादा कि मुझे अपनी इज्जत और आबरू का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का व्यवहार किया जाता है। जिन लोगों को बड़ों की इज्जत करना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा घर पे रहता नहीं हूँ और यहाँ मेरे पीछे घर की औरतों पर लातों और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात कोई कह जाए तो मैं जब्त कर सकता हूँ दादा, लेकिन यह नहीं हो सकता कि मुझ पर लाते और घूसे चले और मैं दम ना लूं। बेटे,
तुम अक्लमंद हो, समझदार हो और ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर को तबाह कर देती हैं। इनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। इतना मैं भी जानता हूँ दादा, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूँ। मैंने खुद इस गांव के कितने घरों को अलैदगी की आफतों से बचाया है, लेकिन जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं ऊपर वाले के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उसके साथ है ऐसा जालिमाना व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप यकीन करें, मैं अपने ऊपर बहुत जबर कर रहा हूँ। बेटा, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। अगर उससे कोई खता हो गई तो उसके कान पकड़ो, मगर लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं मानता। अपनी औरत की वजह से ही नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी की वजह से। बेटा, मैं तुम्हारी किसी बात से बाहर नहीं हूं। तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब लड़के से खता तो हो ही गई है। दादा, मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। तुम समझदार हो और समझदार इंसान इस तरह गवारों की तरह बातें नहीं करते। वो तुम्हारा छोटा भाई है, नादान है, नासमझ है। तुम बड़े होकर उसे माफ कर दो। उसकी इस गुस्ताखी को मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता दादा। अब या तो वो इस घर में रहेगा या मैं। अगर आपको उससे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कर दीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूंगा। और अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो कह दीजिए उससे, जहां जी चाहे वहां चला जाए। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाला, 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 लाल बिहारी दूर खड़ा सुन रहा था। उसने अपने भैया को इतना गुस्से में नहीं देखा था। वो उनकी हमेशा इज्जत करता था, उनसे हमेशा चार पाई पर भी नहीं बैठा था। और शिकन भी उसे बहुत प्यार करते थे। वो जब भी इलाहाबाद से आते तो उसके लिए तोहफा जरूर लाते थे। भैया के आने से एक दिन पहले उसका दिल धड़क रहा था। उसने समझा था कि भैया उसे आते ही समझाएंगे। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसका दिल कह रहा था कि भैया उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर अकेले में 2-4 तमाचे मार दिए होते तो उसे इतना मलाल नहीं होता। वो सीधा अपनी भाभी के पास पहुंच जाता है। भाभी, भाभी, भैया ने ये फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहना चाहते। इसलिए अब मैं भी उन्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो खता हुई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ भाभी, ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लाला ठहरो। आनंदी तो बहुत अच्छी औरत है, हाँ? तो क्या उसे अपनी किए पर अफसोस ना हुआ? हुआ, बहुत हुआ। उसके ख्याल में भी नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। वो दिल ही दिल में अपने शौहर पर झुंझला रही थी। उसे ये भी डर था कि श्रीकंठ उसे इलाहाबाद जाने को कहेंगे तो क्या करेगी। उसने डरते डरते अपने पति से कहा, सुनिए, लाला घर छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? उन्हें अंदर बुला लो, उन्हें रोक लो। मेरी जबान में आग लगे, मैंने कहां से ये झगड़ा उठा लिया। मैं नहीं बुलाने का। पछताओगे, ऐसा ना हो वो सचमुच चले जाए। आनंदी, मैंने कह दिया मैं नहीं बुलाने का तो नहीं बुलाने का। भाभी,
भैया को मेरा आखिरी सलाम कहना। नहीं लाला नहीं। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते तो मैं भी उन्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ भाभी। लाला कहाँ जाते हो? मुझे जाने दीजिए भाभी, मुझे जाने दीजिए। नहीं मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं नहीं जाने दूंगी। भाभी, मैं आप लोगों के साथ रहने के लायक नहीं। नहीं लाला, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि भैया के दिल में मेरे लिए कोई मैल नहीं, मैं इस घर में हरगिज ना रहूंगा। मैं ईश्वर से कहती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है। रुक जाओ लाला, लाला। जब भाभी रुकने को कहती है तो रुक क्यों नहीं जाता रे पगले? क्या तू अब इतना बड़ा हो गया है कि अपने फैसले खुद करेगा? भैया भैया, फिर कभी ना कहना कि आप मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। ऐसी होती है बड़े घर की बेटी, जो बिगड़े कामों को भी बना दे।